अखबार के पाठकों को सादर नमस्कार। प्रोफेसर रमेश चंद मीना। हम अखबार और पत्रकारिता के बारे में बात करते हुए अखबार दैनिक अखबार जनसत्ता में नियमित प्रकाशित होने वाले स्तंभ दुनिया मेरे आगे पर आज हम विचार करेंगे। कई अखबारों में आप स्तंभ पढ़ते हैं। रविवार के दिन जनसत्ता में कुछ स्तंभ होते हैं, लेकिन मेरी निगाह में एज ए पाठक दुनिया मेरे आगे को मैं बेहतरीन स्तंभ मानता हूँ। मेरी मान्यता है कि दुनिया मेरे आगे यानी हर व्यक्ति जो भी इस स्तंभ को पढ़ता है या जो भी इसे लिखता है वह एक ही नहीं होता। कोई भी लेखक दुनिया मेरे आगे जैसा वो महसूस करता है किसी एक बिंदु पर इसे लिखता है, और लिखता है तो ये निबंध की शैली में नहीं हुआ करता, इसमें रचनात्मकता पाई जाती है। साहित्य की कोई आधा दर्जन से अधिक विधाएं होती है। काव्य से लेकर के कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी। कविता के बाद सबसे ज़्यादा चर्चित विधा कथा साहित्य, जिसमें कहानी उपन्यास आते हैं। इनके अलावा संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, इन सब की झलक दुनिया मेरे आगे में पाठक महसूस करता है। और दुनिया मेरे आगे में ऐसा लगता है कि विषय की कोई सीमा नहीं होती। जो रोज घटित हो रहा है, व्यक्ति, समाज और देश के सामने जो समस्याएं हैं, या व्यक्ति के सामने या परिवार के सामने, वो व्यक्ति ये महसूस करता है, लेखक ये महसूस करता है कि वो व्यक्ति को, परिवार को, समाज को या देश को दिशा दे सकता है, कुछ ऐसी कॉमन बात बता सकता है जो समस्याओं का निदान करती हो, या मानसिक तौर पर जो अपने आप को अवसादग्रस्त समझता है, परिवार में या समाज में पीड़ित, असंतोष या शोषण का शिकार है। कुछ भी कारण हो सकता है, दुनिया मेरे आगे का स्तंभ बन सकता है। लेकिन इसमें गजब की तारतम्यता होती है। पहुंचा हुआ लेखक, गंभीर लेखक, जिसने दुनिया देखी हो, वो दुनिया मेरे आगे को आधार बनाकर अपनी बात एक तारतम्य के साथ, वैचारिकता के साथ, तार्किकता के साथ रखता है। इसका मकसद अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि को तोड़ना भी होता है। देश में समरसता पैदा हो, देश और राष्ट्र का विकास हो, व्यक्ति से लेकर के परिवार, प्रदेश, देश तक कोई भी वैश्विक समस्या हो सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुनिया मेरे आगे एक ऐसा स्तंभ है जो जब से जनसत्ता प्रकाशित होने लगा, लगभग तब से पिछले 20-25 साल से मैं भी इसे देखता रहा हूँ, और पिछले 1.5 दशक से नियमित पढ़ रहा हूँ, और 1.5 दशक से साल में एक आध बार मैं भी इस पर पढ़ करके एज ए पाठक के बतौर कलम उठाई और कुछ दुनिया मेरे आगे के स्तंभ में शिरकत की। मुझे कई बार कुछ स्तंभ, कुछ शीर्षक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पूरे अखबार में समाचारों के अलावा संपादकीय पन्ने पर लेख आदि होते हैं, उसी के बगल में दुनिया मेरे आगे हुआ करता है।
तो दुनिया मेरे आगे में आप देख सकते हैं, मैं कुछ टाइटल आपके सामने रखता हूं जो पिछले मार्च से लेकर के अप्रैल तक प्रकाशित हुए। खेल से मेल राजेंद्र जोशी का, जो स्कूलों में खेल के मैदान क्यों जरूरी होते हैं पर आधारित है। खुशियों की चाबी रेखा शाह आरबी का व्यक्ति के मनोविज्ञान पर आधारित है। इंसानियत की संवेदना पावनी का प्रकृति की जीवंतता को लेकर के लिखा गया है। बनावट का बाजार अनुपमा तिवारी का प्रकृति और कृत्रिमता को लेकर के। जागरूकता की जरूरत रितु प्रिया शर्मा ने इसमें राजनीतिक मुद्दे बेहद जरूरी है। ये दुनिया मेरे आगे में वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, सत्ता के जो शासक है वो किस तरह से तोड़ मरोड़ करके अपनी बात कर रहे हैं वोट प्राप्त करने के लिए। तो दुनिया मेरे आगे के बतौर राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए देश, समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए, जिस पर अब ठहर करके बात करेंगे। यही है सूरत हाल सुरेश सेठ का नई शिक्षा नीति को लेकर के लिखा गया है। छिनते पल महेश परिमल समय संवारने वाले और समय बिगाड़ने वाले आपके आसपास कैसे होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है पर आधारित है। और संगीता सहायिका संवाद का सलीका, बात करने का तरीका पर आधारित एक विचारणीय कि बच्चा जो ही पैदा होता है, पैदा होने से लेकर के अंतिम सांस तक वो बातें करता है। और ये सभी के लिए जो भी व्यक्ति है वो सब बात करते हैं। बात करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो इन तरीकों से ये देखते हैं कि कुछ व्यक्ति बात करते करते अपनी तरफ मोड़ लेते हैं और कुछ व्यक्ति बात करते ही सारे माहौल को बिगाड़ देते हैं। कुछ मीठे बोल इस तरह से बोलते हैं कि जैसे शक्कर घोल रखी हो, मिश्री घोल रखी हो। दूसरे इतने कटु, कुछ कर्ण प्रिय तो कुछ कर्कश आवाज में बोलने वाले, और एक वो जो नकारात्मक, हर समय नकारात्मक रहते हैं और सारे माहौल को नकारात्मक बना डालते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से संगीता सहाय ने बात करने का तरीका, और बात करने के तरीके में आप देखेंगे कि वो शुरुआत बचपन से करती है कि बात करने का सिलसिला की शुरुआत बचपन से हो जाती है। लोग शारीरिक भंगिमाओं से अपनी बात करते हैं और बात की कीमत देखिए कि पत्थर की लकीर की तरह होती है जुबान से निकली हुई बात, और उसके लिए लोग मर मिटते हैं। राजा दशरथ ने प्राण जाई पर वचन न जाई, वो पत्थर की लकीर से कम न था। और कहना कुछ करना कुछ। कुछ ऐसे होते हैं जो कह करके मुकर जाते हैं और भूल ही जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, यानी अपनी बात की कोई कीमत ही नहीं। दूसरी तरफ मीठी बातें पान खिलावे। आप एक कहावत का इस्तेमाल करते हैं, कड़वी बातें
जूता। अगर कड़वी बातें बोलते हैं तो लगता है कि कभी भी जूते पड़ सकते हैं, और मीठी बात करते हैं कोई भी व्यक्ति खुशी से पान पेश कर सकता है। तो बात व्यक्तिगत संबंधों की करें या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, हर जगह बातों की जादूगरी का बोलबाला। इसने बड़े से बड़े युद्ध करवा दिए, तो युद्धों को रोका भी बातों से ही गया है। व्यक्ति की बातें उसके व्यक्तित्व का आईना होती है। पहले धैर्य के साथ सुनना, समझना, मनन करना, फिर बोलना। यह कला जिस व्यक्ति में होती है वह जीवन की हर बाजी को जीतने की क्षमता रखता है। कथनी और करनी में सामंजस्य आवश्यक है। कहना कुछ, करना कुछ जैसी चीजें पूरे समाज को चोटिल करती है। आजीवन वास्तविक साधुत्व को जीते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आप उदाहरण देते हैं, तो उनकी बातों में इतना दम था, इतना संतत्व था कि देश की जनता उनके पीछे खड़ी हो गई। और जो सैकड़ों वर्षों तक हमें गुलाम बनाए हुए थे, उनके विरोध में खड़ा करने की ताकत गांधी जी के पास थी। तो इस तरह से खेल से मेल में राजेंद्र जोशी कि स्कूलों में आप खेल के मैदान देखते हैं, और विडंबना देखिए कि कुछ निजी स्कूल इस तरह से खोले जा रहे हैं कि छोटी छोटी बिल्डिंगों में दड़बों की तरह चलते हैं। वहाँ सिर्फ पढ़ाई हो सकती है, या तोता रंट करवा करके आप ज़्यादा नंबर अवश्य पालें, लेकिन आपका सम्यक विकास नहीं हो सकता। यानी कि खेल कूद के स्थान जब होते हैं और पीटीआई जिस स्कूल में होते हैं, उन बच्चों का विकास समान रूप से होता है। वो समाज में, परिवार में सही तरह से व्यवहार कर सकता है। आप लिखते हैं, बच्चों को सोचने, विचारने और सुनने का अवसर घर से अधिक विद्यालय में मिलता है, और वहीं सीखने का एक बेहतरीन अवसर मिलता है। आपने केरल का उदाहरण दिया कि कुछ समय पहले केरल में वहाँ के उच्च न्यायालय ने स्कूल को लेकर के बताया कि जिन स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं, उनको प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए कि खेल के बिना बच्चों का विकास नहीं हो सकता। इस तरह का निर्णय सुनाया गया और कहा गया कि जिस स्कूल के पास खेल का मैदान नहीं है तो उसकी मान्यता रोक देनी चाहिए। इसका असर पड़ा और केरल में खेल के मैदान और अन्य सुविधाएं दोनों जगह बराबर मिलती रही। इस तरह से कह सकते हैं कि अगर खेल के मैदान है स्कूल कॉलेज में और स्कूल में खासकर, तो बचपन को जीवंत रखा जा सकता है। बचपन खिलता हुआ होगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा। इस तरह से खुशियों की चाबी में रेखा शाह आरबी ने मनोविज्ञान के धरातल पर अपनी बात रखी है कि जिस चेहरे पर मुस्कान होती है, उस चेहरे को लेकर के कहा है कि हमारे चेहरे पर ईश्वर के हस्ताक्षर होते हैं, जो चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। ऐसी स्थिति में यह विचित्र लगता है कि लोग निर्जीव चीजों से सुख की अभिलाषा करने की कोशिश करते हैं, और निर्जीव चीजों में कोई अपनी भावना होती नहीं है, तो वह किस प्रकार किसी के अंदर खुशियां भर सकती है। तो खुशियां की तलाश में आज हर व्यक्ति परेशान है, तनावग्रस्त है, दौड़ रहा है धन पाने के लिए, और खुशियां के बजाय क्या हासिल करता है वो देखिए। जबकि खुशियां तो एक तितली की तरह होती है, जिसके पीछे हम जितना भागते हैं उतना ही वह आगे आगे उड़ती जाती है। अगर एक जगह हम रुककर चुपचाप खड़े हो जाएं
तो वह खुद हमारे कंधे पर आकर बैठ जाती, क्योंकि खुशियाँ भौतिक संसाधनों से नहीं मिला करती। ये तो दुनिया मेरे आगे स्तंभ की खासियत है कि ये किस तरह से जीवंत चीज़ों को लेकर के पाठकों को एक आईना दिखाने का काम करता है। आगे लिखते हैं, खुशी अगर पानी है तो हमें अपनी सोच ऐसी बनानी होगी कि हम किसी भी हाल में रहें प्रसन्न ही रहेंगे। ऐसी सोच बनाते ही कोई भी दुख हमें ज़्यादा देर परेशान नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के संदेश, ये जीवनानुभव, जीवन एक कला है, जीवन जीने की एक कला है। तो जीवन को किस तरह से बदला जाए कि जीवन बेहतर हो, यानी व्यक्ति को प्रत्येक हालात में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए अपना स्वभाव कैसे बदला जाए, तो इसके लिए कहा जाता है कि थोड़ी भी आलोचना होने पर अपने आप को व्यथित करना बंद करना होगा। सबसे बेहतर होगा कि हम अपनी क्षमता में वृद्धि करें। जब हम हर एक छोटे कार्य में अपनी खुशी तलाशना प्रारंभ कर देते हैं तो खुश रहने के लिए बड़े बड़े अवसर की मोहताज नहीं रह जाते। यानी हम एक महल बनाने के लिए, बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए पूरा जिंदगी बर्बाद तबाह कर देते हैं। और रेखा शाह आर भी कहती हैं कि खुशियों की चाबी आपके खुद के पास है, बाजार में नहीं, भौतिक चीज़ों में नहीं। ये बहुत बेहतरीन तरीके से हैं। खुशियों की चाबी में रेखा शाह आर भी बताती है कि एक व्यक्ति अपने परिवार को दुनिया भर के भौतिक संसाधनों के रूप में खुशियाँ देना चाहता है, और जिसके लिए वो अपना बहुमूल्य जीवन कुर्बान कर देता है। अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगाकर भी अपने आप को प्रसन्न रखा जा सकता है। यानी हमारी खुशियाँ हमारे पास है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं बदलनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमारी खुशियाँ पर सबसे ज़्यादा डाका तब पड़ता है जब हमारी मानसिक शांति भंग होती है। हमारी मानसिक शांति तब अधिकतर भंग होती है जब लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, और ऐसे गलत व्यवहार करके वो चले जाते हैं, और हम सोच विचार करके, द्वंद्वग्रस्त होकर के, बार बार उस पर विचार करके, अपना अपमान महसूस करके हम खुद अपनी खुशियों को दिलान से ले देते हैं। तो कहती है रेखा शाह आर भी कि सबसे अच्छा है ऐसे लोगों को हम माफ करना सीखें, अपनी खुशियों को संभाल कर रखें, और दूसरों के अपराधों की सजा खुद को आखिर क्यों कर दी जाए। अगर हम माफ करना सीखें, यानी जीवन को कैसे जिया जाए दुनिया मेरे आगे में, और खास करके खुशियों की चाबी में, आप रेखा शाह आर भी जिस तरह से बताती है मनोवैज्ञानिक पहलुओं को, यानी मनोविज्ञान को पढ़ते हुए, आप एमए करते हुए 2 साल का वक्त लगाने के बाद जो कुछ हासिल करेंगे वो दुनिया मेरे आगे के इस स्तंभ में आपको सहज ही उपलब्ध होता है। इसी तरह से इंसानियत में संवेदना क्यों कर जरूरी है, पावनी लिखती है, और इसके अंदर प्रकृति की जीवंतता, कृत्रिमता में, भौतिकता का मशीनीकरण में हम मानवता, मनुष्यता खोते चले जा रहे हैं। अब वो किस तरह से शुरुआत करती हैं कि एक उपवन में अच्छी तरह घूम घूम कर देखा जाए तब महसूस होगा कि उसकी समस्त हरियाली एकदम अलग अलग होकर भी एक दूसरे के लिए कितनी सहयोगी है। यानी प्रकृति में हम पेड़ पौधे देखते हैं, फल फूल देखते हैं, अलग अलग भांति भांति तरह के फूल वाले पौधे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कितने तारतम्य के साथ रहते हैं। इसी बात को जीवन की पहली पाठशाला परिवार और समाज होते हैं। हम सभी मानव जीवन के उस बिंदु तक पहुंच जाएं जब हम भौतिकवाद या मशीनीकरण के संकुचित जीवन के नहीं, केवल प्रकृतिवाद के पुजारी बने। वहीं
से एक सुखी और संतोषी इंसान की तमक और चमक सबको प्रोत्साहित करती है। और ये कब खत्म होती है? जब मैं और मेरा, बस मैं ही, मेरा जीवन ही, और इतना स्वार्थी होकर के आदमी जब सोचता है, इतना मतलबी हो जाता है, मतलबी भावनाओं से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे में विकसित सांसारिक व्यवस्था में उलझे हुए लोग कभी सामाजिक या भावुक नहीं हो सकते। और इस तरह से जो धन से ही खुशियां देखते हैं, आज अमीर मनोरोगी बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल डॉक्टरों की यहाँ लाइनें लगी है। मनोरंजन के साधन पिछले कुछ सालों में, पिछले 50 साल में 1000 गुना से भी अधिक मनोरंजन के साधन हो गए हैं। इसके बावजूद हम कितने मनोरंजन कर पा रहे हैं? अपना सुरसा मुख फैला ही रही है निराशा। जीवन की पहली पाठशाला परिवार समाज होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंसानियत में संवेदना की कितनी जरूरत है। तो ये इसी तरह से हमने बात की थी। एक बिंदु और उठाएंगे, ऋतुप्रिया शर्मा, जागरूकता की जरूरत। आज 26 अप्रैल है। देश के कुछ प्रदेशों में वोट डाले जा रहे हैं और मतदाता ये देख रहा है कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से मुद्दा विहीन प्रचार कर रही है। और इस स्तंभ के तहत बताया गया है, मैं कुछ चंद बातें यहां से उठा करके अपनी बात रखूंगा, कि समाज में, देश में समस्याएं अनेक हैं, लेकिन उनके निवारण भी कम नहीं है। अगर हम समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, ठंडे दिमाग से अगर सोचें। देश के स्तर पर सोचें तो समस्याओं का अंबार इस कदर है कि राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल येन केन प्रकार मुद्दा विहीन चुनाव लड़ता है, लोगों को भावना में बहका देता है, भावना में बहका करके वोट हासिल करता है, सत्ता हस्तगत करता है, लोगों को भावनाओं में ब्लैकमेल करता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया है कि समस्याएं रहेगी समाज के सामने, देश के सामने, लेकिन समाज के सामने हैं वो समस्याएं भी राजनीतिक हल ढूंढती है। और सत्ता जब तक पार्टी स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर ही सोचेगा, मुद्दा के बिना ही बात करेगा, तो समाधान नहीं कर सकता, देश रसातल में चला जाएगा। समाज एक अति शक्तिशाली संस्था है। राजनीति समाज से निकला एक अंग है जो समाज की इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है। और समाज के सामने क्या समस्याएं हैं वो देखिए। आज समाज के सामने बेरोजगारी की समस्या है, आर्थिक असमानता है, जातिवाद, सांप्रदायिक भ्रष्टाचार, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास की समस्याएं हैं। पर इस पर सत्ताधारी दल इनको फैला करके भी वोट हासिल करने की जब बात करता हो तो इससे जाहिर होता है कि वो दल मुद्दों की बात नहीं कर रहा है, लोगों को, लोकमत को बरगलाने की बात कर रहा है। इस तरह से मुद्दा विहीन राजनीति इस दौर में हमारे सामने नजर आ रही है। सत्ता का नशा, यानी सही लिखा है कि जब सत्ता का नशा चढ़ जाता है, जिसके ऊपर चढ़ जाता है, जैसा कि चढ़ा हुआ है, वो फिर किसी बात या मुद्दे की कोई परवाह नहीं करता, जैसा कि इस दौर में हो रहा है। अब मुद्दा विहीन राजनीति का दौर आ गया है। इसमें किसी भी दल के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं दिखाई देता। समाज को चाहिए कि वो जागरूक बने, वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सवाल जवाब करे, उनकी समस्या निवारण में जो भी भूमिका हो सकती है उसके निर्धारण के लिए
कोई योजना भी राजनीतिक दलों के समक्ष लाई जाए। वाकई समाज से जुड़ा हो और मुद्दों पर कार्य करना चाहता हो, हम ही समाज है, तो ये सारी बातें हमारी ऊपर उतरती है। लोकतांत्रिक जागृति गांव कस्बों तक पहुँचे, ये हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, नागरिकों की, जागरूक नागरिकों की जिम्मेदारी है। इस दौर में राजनीति को मुद्दा विहीन न बनने दिया जाए, ये समाज की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से एक मुद्दा है, यही है सूरत ए हाल। सुरेश सेठ समाजशास्त्र के अच्छे ज्ञाता है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर के बात की है और बताया है कि शिक्षा को लेकर के एक तबका शिक्षा हासिल करने भी विदेश जाता है और विदेश ही नौकरी के लिए जाता है, और विदेश जाकर के उनके क्या हाल होते हैं। वो दोयम दर्जे के नागरिक होकर के वह रहना पसंद करते हैं। उन्होंने सही मर्म पर चोट की है कि इस देश में, अपने देश में पैदा होते हैं, शिक्षा अर्जित करते हैं और दूसरे देश की सहूलियतें हासिल करने के लिए दोयम दर्जे की नागरिकता हासिल कर लेते हैं और सम्मान से नहीं जी सकते। देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, ये बोध नहीं रह जाता। इसलिए नई शिक्षा नीति में ये सब आना चाहिए कि सबको शिक्षा मिले और सभी देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाए, न कि अपने स्वार्थ में लिप्त होकर के वे अपने हित में विदेश चले जाएं और विदेशों की साफ सफाई, अधिक पैसा हासिल करने के लिए उच्च जीवन का एहसास कराएं, लेकिन आप अंततः दोयम दर्जे के नागरिक होकर रह जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया मेरे आगे एक ऐसा स्तंभ है जिस पर मैं पिछले कई दिनों से, महीनों से, सालों से इसको पढ़ते हुए ये सोच रहा था कि एक स्तंभ दुनिया मेरे आगे की नेचर पर, प्रकृति पर हो सकता है, कि जो कोई भी लेखक जब दुनिया मेरे आगे समझ करके लिखता है कि वो दुनिया को कैसे देखता है, कैसा महसूस करता है, क्या विडंबनाएं, क्या समस्याएं पाता है और उन समस्याओं के समाधान किस तरह से उसकी नज़र होता है। जैसा कि दुनिया मेरे आगे में ही मुद्दा विहीन होती राजनीति, गोदी मीडिया का गोद में बैठ जाना सत्ता के, और सत्ता बिना मुद्दे के लगातार प्रचार प्रसार करती हो और दूसरी बार सत्ता बना लेती हो। आश्चर्य है कि हम किस तरह के नागरिक हैं और किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। इस तरह से हम अखबारों के संपादकीय पढ़ते हैं, हर अखबार में संपादकीय आते हैं, लेख आते हैं, उन सब में ये सारी बातें आती हैं, लेकिन फिर भी एक अलग अंदाज होता है दुनिया मेरे आगे का, कि जिसमें निबंध का जो विचार गुथे होते हैं निबंध में, उससे अलग अलहदा इसमें भावना, कथात्मकता, संस्मरण की रोचकता और यात्रा वृत्तांत की अनुभूति कराता हुआ जिंदगी के हर पहलू पर लिखा जाता है दुनिया मेरे आगे। तो मैं इस वीडियो के द्वारा अखबार के पाठकों को ये ताकीद करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो चाहे जो पढ़ते हो, चाहे जैसा अखबार पढ़ते हो, चाहे जितना पढ़ते हो, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो अखबार ज़रूर पढ़ें, और अखबार पढ़ते हैं तो संपादकीय और उसके आजू बाजू में छपने वाले लेख अवश्य पढ़ें, और कुछ स्तंभ जो अखबारों के अपने पहचान बन जाते हैं। जिस तरह से हर अखबार का संपादकीय है, उसका एक विचार होता है। यूँ कहें कि अखबार
का संपादकीय उस समाचार पत्र की आत्मा होता है। तो उस आत्मा को और आकार देने के लिए उसका एक स्तंभ होता है। मैं हिंदी के जितने भी अखबार देखता हूं उसमें सबसे बेजोड़ स्तंभ है दुनिया मेरे आगे, जिसमें महीने भर कोई 20-25 लेखक लिखते हैं, अलग अलग विषय पर लिखते हैं और कितनी भावनामय भाषा में उसको बाकायदा कहानी की तरह रचते हैं। कई स्तंभों में, कई में ऐसा एहसास होता है कि जैसे उपन्यास का आकार सागर को गागर में भर दिया गया हो, इसका एहसास कराता है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि मेरे वीडियो देखने वाले पाठक दुनिया मेरे आगे जरूर पढ़ करके एक बार देखें। और एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 10-20 लगातार महीने भर आप दुनिया मेरे आगे पढ़ करके देखेंगे तो 2-4 दुनिया मेरे आगे में ऐसे लेख आएंगे कि आपको अंतर से भिगो देंगे, भावना में पैदा, या ऐसे मुद्दे के सामने खड़ा कर देंगे कि आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और कई बार आपकी अपनी जिंदगी में एक आईना दिखा देते हैं कि आप गलत हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे सोचना नहीं चाहिए, वैसे सोचना चाहिए, आप गलत सोच रहे हैं, सही क्या है। तो इस तरह से आपकी व्यक्ति से लेकर के, आपके परिवार से लेकर के, प्रदेश और देश के और विश्व स्तर की वो समस्याओं का सामना दुनिया मेरे आगे में हम कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों, नमस्कार, आप देखते रहिए और इसे आगे बढ़ाइए।